नमस्कार मित्रों। आज का विषय है जायसी का सौंदर्य चित्रण पार्ट 2 बीए भाग प्रथम। दरअसल जायसी का सौंदर्य चित्रण के पार्ट प्रथम में हमने जायसी के सौंदर्य चित्रण को लेकर के और उनकी सृष्टिव्यापी प्रभाव, सौंदर्य की लोकोत्तर कल्पना, इसके बारे में देखा। और इसमें जायसी ने अपने काव्य के सौंदर्य को एक प्रकार से पद्मावती के द्वारा, पद्मावती को परमात्मा और रत्नसेन को आत्मा का रूप दे करके और सृष्टिव्यापी सौंदर्य की कल्पना की है, जिसमें पद्मावती के अप्रतिम रूप को पारस रूप की संज्ञा दी है और जिसके आभास मात्र से संसार को सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो कवि के सौंदर्य की इस भावना को हमने पार्ट प्रथम में देख लिया है। आज जो विषय हम देख रहे हैं वो इसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम जायसी के नक्सिक प्रणाली अर्थात सौंदर्य की नक्सिक प्रणाली, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो पद्मावत में कवि ने पद्मावती के जो सौंदर्य चित्रण की जो परंपरागत प्रणाली को अपनाया है, उसी परंपरागत प्रणाली को उन्होंने पद्मावत में नक्सिक वर्णन प्रणाली में भी अपनाया है, जिसमें कवि एक एक अंग के सौंदर्य का उद्घाटन करता है और उसके संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। कवि ने पद्मावत में अलग अलग अंगों के सौंदर्य का चित्रण करते हुए नासिका, कान, नयन, मुख आदि अंगों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है, जिसका हम शुरुआत में ही उदाहरण से समझेंगे उसको कि उन्होंने किस प्रकार है जो पद्मावत में केशों का वर्णन किया है, यानी कि केश सौंदर्य का वर्णन किया है। तो उनका एक उदाहरण है, अथमई शीस कस्तूरी केसा बसी बासुक को और नरेशा भंवर केशव मालती रानी बिसहर लुरई लेही अर्घानी बेनी छोरी झारे जो बारा सरग पातार होई हंदियारा कोंवल कुटिल केस मगकारे लहरने भरे भुवंग बिशारे। इसमें ये जो छंद है, इसको बहुत बार उदाहरण के रूप में, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का उदाहरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बेनी छोरी झारे जो बारा सर्ग पातार होई अंदियारा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है ये। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। इसी प्रकार उन्होंने मांग, जो नायिका की मांग है या पद्मावती की सिर में जो मांग है, उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। उसका एक उदाहरण है, बरनो मांग शीस उपराही, बरनो मांग शीस उपराही सेंदुर अभई चढ़ाते ही नाही बिन सेंदुर अस जानौ दिया उजैर पंथ रेन महकिया कंचन रेख कसोटी कसी जनुघन मह दामिनी परगसी सूरज किरण जनु गगन अभिषेकी जमुना मांझ सुरसती देखी। तो जायसी ने इसी क्रम में केसों का, मांग का, ललाट का, बोहों का, नेत्रों का, बरौनियों का, नासिका, अधर, दंत पंक्ति, रसना, कपोल, श्रवण, गिरवा, भुजा, कुछ आदि का या आदि अंगों का
विस्तार से चित्रण किया है। कवि के इस नक्शिक वर्णन में यदि हम देखें तो उन्होंने एक ही वस्तु का बहुत अनेक प्रकार से, अनेक कलाओं के द्वारा उसका चित्र उतारा है। इसके बावजूद पुनरुक्ति या यूँ कहें पुनरावृत्ति दोष उनके काव्य पर नहीं आया, और कहीं पर भी काव्य में शिथिलता का भी आभास नहीं होता है, बल्कि उनके जो नक्शिक वर्णन है उसके सौंदर्य को जब पाठक पढ़ता है तो पढ़ते वक्त उसका मन एक प्रकार से ललचाता ही रह जाता है कि इस अंग पर या इस सौंदर्य पर कवि और लिखता। उनका एक उदाहरण है उरोजों का वर्णन या उरोजों का चित्रण। हिया थार कुछ कंचन लाडू, कनक कचोर उठे कर चाड़ू। कुंदन बेल साज जन कुंदे, अमृत भरे रतन दोई मुंदे। बेगे भंवर कंठ के तुकी, चाहई वेद किन्हीं कंचुकी। जोबन बान लेन नहीं बागा, चाहई हुलसी हियर हटी लागा। तो इस प्रकार जो पद्मावत में कवि जायसी ने नायिका के नक्शिक वर्णन को चित्रित किया है या उसका सौंदर्य, नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है, जिसके प्रत्येक अंग के बहुत सारे उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं। जायसी ने कहीं कहीं पर परंपरागत नक्शिक प्रणाली से हट करके उससे भी विलग सौंदर्य का चित्रण किया है, जिसमें एक चित्रण है उनका लक्ष्मी समुद्र खंड, जिसमें उन्होंने कनक लता दुई नारंग फरी, कनक लता दुई नारंग फरी, तेई के भार उठी हुई न खरी। एक और दूसरी जगह पर उन्होंने कहा है रही मरनाल टेक दुखदाधी, आंधी कवल भई ससी आधी। तो परंपरागत प्रतिमानों से हटकर भी उन्होंने नक्शिक सौंदर्य का चित्रण किया है। और जायसी ने नक्शिक वर्णन में कई जगह पर विशेष उपमानों का प्रयोग किया है, जिसको यदि हम कहें तो उसमें है जो उनके अलंकृत रूप वर्णन, यानी अलंकारों का बहुत अधिक उन्होंने सहारा लिया है, जिसमें इस अलंकरण पद्धति में उन्होंने सादृश्य मूलक अलंकारों का सार्थक प्रयोग किया है और काव्य में सादृश्य की योजना को उन्होंने स्वरूप बोध और भाव तीव्रता के साथ उनका प्रयोग किया है। यदि हम उनके नायिका के रूप सौंदर्य की रमणीयता को देखें तो जायसी ने पद्मावती के अलौकिक रूप का चित्रण करते वक्त सादृश्य योजना को अपनाया है, जो उनकी अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सक्षम है और उसमें वो सफल भी रहे हैं। जायसी की जो सादृश्य योजना है उसके लिए यदि उनके उदाहरण देखें, इस बात को एक तरह से सार्थक करने के लिए
या इस बात को प्रमाणित करने के लिए यदि हम उनके सादृश्य योजना को देखें तो उनका रोमावली वर्णन देख सकते हैं। रोमावली में उन्होंने उपमा कैसी दी है? श्याम सर्पणी। श्याम सर्पणी कमल की सुगंध से आगे बढ़ी, परंतु दो नारंगियों के बीच में पहुंचने पर ठिठक गई और आगे नहीं बढ़ी। इसका उदाहरण है श्याम भुहंगनी रोमावली। श्याम भुहंगनी रोमावली नाबी निकसी कमल कह चली, आई दुओ नारंग बिच भई, देख मयूर ठनकी रही गई। इन पंक्तियों में कवि ने एक साथ नारी शरीर संबंधी अपने सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति पर्यवेक्षण का परिचय दिया है। क्योंकि ये सर्वविदित है कि मयूर और सर्प इनका जन्मजात वैर है, दुश्मनी है। उसको जायसी ने अपने काव्य में किस प्रकार पद्मावती के ऊपर एक प्रकार से लागू किया है। पद्मावत अपने काव्य में पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते वक्त इसका प्रयोग जहाँ वैर भाव हो और वहाँ पर सौंदर्य दिखा दे, ये जायसी की ही करामात है। मयूर और सर्प प्रकृति से ही एक दूसरे के दुश्मन है, जन्मजात वैरी है, जिसको जायसी ने पद्मावती के माध्यम से उसके सौंदर्य का वर्णन करते वक्त उनका प्रयोग किया है और अपने इस ज्ञान का परिचय दिया है। श्याम भुहंगनी रोमावली नाबी निकसी कमल कह चली, आई दो नारंग बिच भई, देख मयूर ठनक रही गई। इसके अलावा अलंकृत रूप वर्णनों में कवि ने एक एक अंक के लिए बहुत सारे, या यूं कहें कि एक से अधिक उपमानों की योजना की है। जैसे केस राशि के लिए जायसी ने नाग, नागिन, कस्तूरी, प्रेम जंजीर, भ्रमर, राहु, सर्प, तरंगमयी यमुना, इस प्रकार के मतलब एक तरह से उपमानों का जायसी ने पद्मावत में प्रयोग किया है। मांग के लिए उन्होंने सरस्वती, वीर बहुटी, विद्युत लेखा, आरक्तसी, कंचन रेखा, सूर्य किरण, ऐसे उपमानों का प्रयोग किया है जो उनके काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उनके काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। नेत्रों के लिए रक्त कमल, भ्रमर, खंजन, मृग, तुरंग, तरंग, माणिक्य, ऐसे ऐसे उपमानों का प्रयोग कवि जायसी ने नेत्रों की शोभा बढ़ाने के लिए, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उनके काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है। इसी प्रकार उन्होंने उरोजों के लिए भी कंचन, लाडू, कनक, कचौड़ी, नारंगी, जंबीर, श्रीफल, तुरंग, लट्टू, इस प्रकार के उपमानों का प्रयोग जायसी ने अपने काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है। और सौंदर्य वर्णन में कवि ने प्राय परंपरागत उपमानों को एक तरह से प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने परंपरागत के अलावा भी उनसे अलग
नए प्रतिमानों का भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया है। नारी सौंदर्य की जो रमणीयता और जो झांकियाँ जायसी के पद्मावत में देखने को मिलती हैं, और वो भी प्रचुर मात्रा में, स्थान स्थान पर, ऐसा सौंदर्य वर्णन, या यूँ कहें कि उनके काव्य का जो सौंदर्य चित्रण है वो अन्यत्र सहज रूप में हमें देखने को नहीं मिलता है। अद्भुत सौंदर्य वर्णन कवि जायसी ने अपने पद्मावत में किया है। श्रृंगार को आलंबन रूप में और नारी शरीर को मोहक, रमणीय, लौकिक और अलौकिक रूप में, और उसकी अनेक प्रकार की भव्य झांकियाँ पद्मावत में देखने को मिलती है। पद्मावती को ईश्वरीय सत्ता के रूप में एक तरह से कल्पित करके, उसकी कल्पना करके, और जहाँ कवि ने एक और कवि सौंदर्य की लोकोत्तर व्यंजना की है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सौंदर्य के पूर्ण रूपेण स्वाभाविक चित्र भी पद्मावत में जायसी ने प्रस्तुत किए हैं। या यूं कहें कि दोनों ही रूपों में, लौकिक और अलौकिक, दोनों ही रूपों में जायसी ने जो सौंदर्य के चित्र अपने काव्य में प्रस्तुत किए हैं वो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और सौंदर्य की जो लोकोत्तर कल्पना है उससे मग्न कर देते हैं, सराबोर कर देते हैं, उसे आनंदित कर देते हैं। दूसरी ओर वे रमणी के मोक कलेवर के मादक और उत्तेजित चित्र भी उन्होंने, जायसी ने अपने काव्य में प्रस्तुत किए हैं, वो भी पाठक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो निसंकोच हम ये कह सकते हैं कि जायसी काव्य में सौंदर्य चित्रण अद्भुत है, आकर्षक है, सहज है, जो पाठक को उलझाता नहीं है बल्कि सहज आनंद की, एक तरह से उनको सहज आनंद देता है। जायसी ने नारी शरीर के लौकिक, अलौकिक, भौतिक और लोकोत्तर दोनों ही दृष्टि से बहुत ही मोहक, रमणीय, सजीव, मादक और जीवंत सौंदर्य चित्र खींचे हैं, चित्रित किए हैं और पाठक को उपलब्ध कराए हैं। ऐसे अन्यत्र या अन्य काव्य में देखने को सहज ही नहीं मिलते हैं। अतः जायसी का काव्य सौंदर्य चित्रण में अद्भुत है, अद्वितीय है, पाठक को आनंद देने वाला है,